हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी टेट के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं अब तक, और अब तक 44 क्वेश्चन हो चुके थे। आज 45 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 45 वाला जो क्वेश्चन है वो है 2/3 का ऋणात्मक प्रतिलोम या युज्य प्रतिलोम है। तो मैंने दोस्तों ये बताया था कि किसी भी संख्या का यदि हमको ऋणात्मक प्रतिलोम यानी युज्य प्रतिलोम निकालना है तो केवल उस संख्या का हम साइन बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। जो संख्या दी है 2/3, तो इसका युज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 2/3, यानी इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, जब भी किसी संख्या का युज्य प्रतिलोम निकालना है तो केवल हम उस संख्या का साइन चेंज कर देंगे, जबकि गुणन प्रतिलोम में नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। बात करें अगले 46 नंबर के क्वेश्चन की। किसी संख्या व उसके ऋणात्मक प्रतिलोम यानी युज्य प्रतिलोम का योगफल क्या होगा? तो मैं यही देख लूँ, जैसे मैंने संख्या ले ली 5 ले ली मान लो, तो 5 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5। और इन दोनों का योगफल क्या होगा? तो 5 और -5 का योगफल क्या होगा? 0। दोनों कट जाएंगे, 5 में से 5 घटाए 0, है ना। इसका मतलब ये है कि संख्या और उसके ऋणात्मक प्रतिलोम का योगफल सदैव क्या होगा? 0। कोई भी संख्या ले सकते हो आप। इस उदाहरण को भी देखें, जैसे 2/3 और इसका युज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, यानी घटाओगे 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बात करें -3/2 और 1/2 के मध्य, मुझे लग रहा है शायद -1/2 होगा ये। चलो, प्लस का 1/2 है। -3/2 और 1/2 के मध्य एक संख्या निम्न में से कौन सी है? इन चारों में से ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ सकती है। तो हम देखें कि -3/2 का मतलब क्या होता है। जैसे -3 में 2 का डिवाइड दें तो कितनी बार जाएगा? माइनस का 1.5 बार। भाग तो आप दे ही लेते हो, माइनस का 1.5 आएगा, है ना। इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूँ, -3 में 2 का डिवाइड दोगे तो आएगा माइनस का 1.5 यानी 1.5, माइनस का 1.5। और 1/2 की बात करें, 1/2 का मतलब होता है 0.5 या 0.5 कह सकते हो, है ना। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन पे चले जाओ। तुम देखोगे नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, यहाँ 0.5 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ माइनस का 0.5 होगा, है ना, माइनस का 0.5। यहाँ बात करें तो माइनस का 1 होगा, तो यहाँ माइनस का 1.5 भी होगा। इसी तरह हम देखते जाए, यहाँ प्लस का 1.5 होगा। तो मुझे चाहिए इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में, माइनस का 1.5 और 0.5 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में या तो 0.5 है या -1 है। 0.5 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा? -1। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी? -1 और ये दोनों हैं, तो -1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से अभाज्य संख्या है। 49 में निम्न में से भाज्य संख्या है, और 50 में निम्न में से अभाज्य संख्या है। यानी इन सब में भाज्य या अभाज्य हमको ढूंढना है। तो मैंने ये बताया था, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटें या स्वयं से कटें। जो 1 से कटें और स्वयं से कटें, केवल वे ही संख्याएं अभाज्य होती हैं। जबकि भाज्य के लिए मैंने ये बताया था कि वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब 1 और स्वयं के अलावा भी ये किसी संख्या से कट जाती हैं। ठीक है, अब बात करें कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अभाज्य होती कौन सी है। मैंने बताया था कि अभाज्य 2 होती है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, और बहुत सारी संख्या अभाज्य हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि किसी से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। अब ये कैसे पता चलेगा तुमको काय से काटना है? तो हमें ये देखना है, जैसे ये 55 है, तो 55 हमें पता है इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। बात करें 63 की, तो 63 कितना है? 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, ये भी 3 2 6, 3 3 9, मतलब ये तीनों संख्याएं
कट रही हैं। इसका मतलब इन सब में 59 अभाज्य संख्या है। फिर भी हम चेक कैसे करते हैं या कहाँ तक हम चेक करें काट के, तो इस बात को मैं बताऊँ। जैसे मुझे 55 दिया गया है तो मैं ये देखूंगा कि 55 का यदि मैं स्क्वायर रूट लूँ, वर्गमूल निकालूँ, तो लगभग कितना आ सकता है। मुझे पता है कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी इसका वर्गमूल लूँगा तो 8 से छोटी संख्या आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 8 से छोटी संख्या है, मतलब 2, 3, 5, 7 में से किसी एक से संख्या कट रही होगी। जितना इसका लगभग वर्गमूल होगा वहाँ तक की अभाज्य संख्याओं से काट के आप चेक कर सकते हो। यदि वहाँ तक कट गया तो ठीक, नहीं तो वो संख्या फिर कभी भी नहीं कटेगी। ठीक है, जैसे यहाँ 55 का वर्गमूल लें तो लगभग 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो 7 से छोटी संख्याओं, 7 और उससे छोटी संख्याओं से हम चेक कर लेंगे। 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 5 से कट गई, मतलब ये अभाज्य नहीं है। इसी तरह हम चेक करते जाएंगे। 59 भी यही सिस्टम है। आप देखोगे 2 से, 3 से, 5 से, 7 से नहीं कटेगी, 7 से 49, 8 8 64 होते हैं। तो वहाँ तक हमें जाना नहीं है, आगे की हमें चेक करना नहीं है। यहाँ तक कि किसी से नहीं कटी, मतलब 59 इसमें अभाज्य है। नहीं समझ में आया हो तो फिर देखो एक बार यहाँ पर बात करें, इनमें से भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या वो होती है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो बात करें 29, तो 29 केवल 29 से कटता है, ये भाज्य नहीं है। 69 की बात करें तो 69 3 से कट जाता है, 3 2 6, 3 3 9, मतलब यही संख्या इस सवाल में भाज्य। ये सब भाज्य नहीं होंगे, है ना। भाज्य मतलब जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो ये 3 से कट रही है। इसके अलावा ये 23 से भी कट रही है, तो ये संख्या क्या है, भाज्य। यहाँ संख्या थोड़ी बड़ी हैं तो हम कैसे चेक कर पाएंगे। एक तरीका तो वही है कि हमें दिख रहा है कि यहाँ इकाई अंक 2 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से कट रही है तो ये भाज्य नहीं है। यहाँ इकाई अंक 0 है तो 5 से भी कटता है 0 का इकाई अंक, 10 से भी कटता है, मतलब ये भी भाज्य अभाज्य नहीं है। यहाँ इकाई अंक 4 है तो निश्चित रूप से संख्या 2 से कटी जाएगी, इसका मतलब ये भी अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य कौन सी है, 461। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का समूह है। इनमें से ये बताना है कि कौन सा समूह ऐसा है जिसमें सभी संख्याएं जो लिखी गई हैं वे अभाज्य हैं। तो बात करें ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन है 33, 35, 48। तो 33 3 से कट जाता है, 35 5 से, 48 भी 2 से कट ही जाएगा। तो इनमें से तो सभी कट रही हैं, मतलब ये अभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। बी ऑप्शन की बात करें, या पहले मैं सी ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। सी ऑप्शन में 43 किसी से नहीं कटेगा, 79 किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 88 ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, मतलब ये ऑप्शन पूरा अभाज्य का नहीं है। डी ऑप्शन की बात करूँ, 52 2 से कट जाता है, ये 5 से कट जाएगा, ये 7 5 12 3 से कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी अभाज्य नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें अभाज्य है। 43 किसी से नहीं कटता, या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। 59 भी यही है, 79 भी है ना। तो ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कट पा रही है, मतलब ये है कि ऑप्शन अभाज्य संख्याओं के समूह का है। बात करें 52 क्वेश्चन नंबर की। दार्शनिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। मैं बताना चाहूँगा आपको, ऐसे तमाम सारे प्रश्न आते हैं कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की कितनी होती है, 5 अंकों की कितनी होती है। तो जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है, पहले मैं 1 अंक की बताऊँगा आपको। 1 अंक की संख्या कितनी होती है। तो प्राकृत संख्याओं की यदि मैं बात करूं, 1 अंक की प्राकृत संख्या, कुल अंक तो 10 होते हैं, लेकिन 1 अंक की यदि प्राकृत संख्या कहूँ मैं तो 1 से लेकर 9 तक होती है। कितनी, 9। 1 से लेकर 9 तक प्राकृत संख्याएं 9। 2 अंक की बात करूं तो 1 से लेकर 99 तक, 99 संख्या हो गई, लेकिन 1 से लेकर 9 तक तो 2 अंक की हैं। तो 99 अंकों में से 9 अंक यदि मैं हटा दूँ, 9 संख्या हटा दूँ, तो संख्या कितनी बची, 9, 90। 90 संख्या ऐसी हैं जिनमें 2 अंक होते हैं। बात करूँ मैं 3 अंक की संख्याओं की, तो टोटल जो संख्या होती हैं 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 999 में से 99 संख्या ऐसी हैं जिनमें या तो 1 अंक है या 2 अंक है। तो फिर 3 अंकों की संख्या कितनी रह गई, घटा के देख लेते हैं। घटाएंगे तो कितनी आएंगी, 900। 1 अंक की 9, 2 अंक की 90, 3 अंक की 900। 4 अंक की संख्याओं की ऐसे निकलना चाहें तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इनमें से यदि मैं 3 अंकों तक की संख्या, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, कुल 999 संख्या हटा दूँ मैं, तो संख्या कितनी रह गई, 9000, है ना। तो 9000 संख्या ऐसी हैं जिनमें 4 अंक होते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी।
आप नोट कर सकते हो। इसी तरह यदि एक जीरो और बढ़ा दोगे तो 5 अंक की संख्या निकल आएंगी, एक जीरो और बढ़ा दोगे तो 6 अंक की संख्या निकल आएंगी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की तो क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं जिनमें यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का योग या कहीं से लेके कहीं तक की संख्याओं का योग पूछा होता है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी हमको ऐसी संख्याओं का योग निकालना है, संख्याएं कौन सी हो जिनकी सीरीज एपी में हो। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी हो। मतलब ये है जो संख्याएं लिखी गई हैं उनके बीच का डिफरेंस इक्वल हो, है ना। जैसे उसने कहा कि 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या, तो 1 से 25 तक कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, लास्ट कौन सी होगी 25, है ना। तो इन सब का योग बताना है। तो मुझे पता है ये सभी संख्याएं समांतर श्रेणी में है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है। अब ऐसे सवालों में यदि हमको योग निकालना है तो क्या करना है, पहली संख्या को, जरूरी नहीं है एक से ही कहे, बीच में से कहता तब भी, पहली संख्या और अंतिम संख्या को हम जोड़ लेंगे और उनमें 2 का भाग दे लेंगे, तो ये तो हो जाएगा औसत निकालने का तरीका। अब इस पूरे में यदि हम टोटल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं कितनी हैं, उसका यदि हम मल्टीप्लाई कर लें, मैं समझ रहा तो 13 बज रहा है, नया नया आई पता नहीं चल रहा। कुल संख्या कितनी है उसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या इसमें कौन सी है, 1, अंतिम है 25, 2 का डिवाइड दे लें, और कुल संख्याएं भी कितनी होंगी 25, 1 से लेकर 25 तक 25 संख्या होती हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 25 और 1 26/2 इंटू 25, काट दें 13 दूनी 26, और 13 का यदि 25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कितना आएगा, 25 थी 75 की 5 हासिल 7, 25 थी 75 की 5 हासिल 7, 25 से कम 25 और 7 32, यानी इस सवाल का आंसर आएगा 325। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो एक संख्या मान लो x है और दूसरी y है, इनका गुणनफल 400 है। फिर वो हमसे कह रहा है कि इनमें से एक संख्या तो 25 है, यानी इनमें से कोई एक संख्या 25 मान लो, जैसे मैंने इसे 25 मान लिया, और मुझे दूसरी संख्या बतानी है। तो यहाँ y का मान निकालना है, या x मान लो तो x का मान निकालना है। तो जब y का मान निकालेंगे तो 25 बटे में पहुँच जाएगा, यानी 400 में 25 का डिवाइड चला जाएगा। तो 25 से यदि मैं 400 को काट दूँ, 25 से कम 25, 15 बचे, 25 छक्के 150, यानी दूसरी जो संख्या है वो कौन सी आ जाएगी 16, यानी डी सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके।